हेलो फ्रेंड्स। क्या आप कोई घर खरीदने का या फ्लैट खरीदने का या प्लॉट खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आपके पास या फिर आपके पास कोई प्लॉट है और उस पर आप अपने सपनों के घर को बनाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको एसबीआई बैंक से लोन लेना है, तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे कि एसबीआई के होम लोन के फॉर्म को किस तरह से भरा जा सकता है, किस तरह से आप एसबीआई से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि एसबीआई ने अपने होम लोन के फॉर्म को अभी लेटेस्ट में 1 अप्रैल 2022 से चेंज कर दिया है। पहले होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म अलग होता था, क्योंकि बैंक ने अपने होम लोन का सॉफ्टवेयर चेंज किया है, इसीलिए उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपना होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म भी चेंज कर दिया है। तो आपको बता दें कि एसबीआई की होम लोन की रेट सबसे कम होती है और मैक्सिमम लोग जो चाहते हैं वो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक जो कि एसबीआई बैंक है उससे ही होम लोन लेना चाहते हैं। अधिकतर सरकारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरी भी एसबीआई में ही आती है, तो वो यही चाहते हैं कि उनका लोन एसबीआई से के द्वारा ही पास किया जाए। तो आपको बता दें कि एसबीआई के होम लोन में आपको बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकम प्रूफ की ज़रूरत होती है, जो कि अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी के या किसी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, 2 ईयर का फॉर्म 16 और प्रॉपर्टी के पेपर की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने प्रॉपर्टी पर, अपने एग्जिस्टिंग प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको एक बैंक के द्वारा अप्रूव्ड इंजीनियर से एस्टीमेट बनवाना होगा कि आपको अपने कंस्ट्रक्शन के लिए एस्टीमेट कितना बनेगा, कितना आपका खर्चा आने वाला है मकान बनाने में एग्जिस्टिंग प्लॉट पर। और इसके अलावा आपको अपने, अगर आप कोई फ्लैट या हाउस परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आपको एक वैल्यूएशन करानी होती है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको मेनली एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाता है वो बता दें। जैसे आप अगर एसबीआई की ब्रांच में होम लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरकर, स्वयं ही भरकर अच्छी तरह से और सभी डॉक्यूमेंट्स को एनक्लोज करके आपको बैंक में सबमिट करना होता है। उसके बाद आपका होम लोन का एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाता है। पहले एसबीआई के होम लोन का फॉर्म बहुत ही इजी हुआ करता था, जो कि बहुत ही डिफरेंट था। अभी फॉर्म थोड़ा चेंज हो गया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको इस फॉर्म को भरना सीखने के लिए इस वीडियो को देखना होगा। फ्रेंड्स, हमने होम लोन के फीचर्स के बारे में अलग से वीडियो बनाया है, तो अगर आप होम लोन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अलग से उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में आइए हम शुरू करते हैं किस तरह से होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म एसबीआई का हम लोगों को सही तरीके से भरना है। वो वीडियो हमने अभी बनाया है, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म एसबीआई का हम लोग किस तरह से भरेंगे। ये फ्रंट कवर पेज है होम लोन के एप्लीकेशन फॉर्म का एसबीआई का। इसके बाद सबसे पहले फॉर्म ए है, ये आप ऊपर देख रहे हैं, फॉर्म ए है जिसमें पर्सनल डिटेल्स डालनी है। जैसे अगर आप एप्लीकेंट हैं, को एप्लीकेंट हैं या गारंटर हैं, जैसे हम अभी एप्लीकेंट के लिए भर रहे हैं तो ये मैंने एप्लीकेंट पे टिक कर दिया। उसके बाद यहाँ हमें अपना फोटो लगाना है। ध्यान रखिएगा, फोटो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और इस बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। फोटो पे हमें क्रॉस साइन करने हैं और एक साइन हमें यहाँ इस बॉक्स में भी करने हैं। तो यहाँ फोटो लगा के क्रॉस साइन करना है, यहाँ हमें अपने सिग्नेचर करने हैं इस बॉक्स में। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम आ रहा है एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आपका एसबीआई में पहले से अकाउंट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो मैंने इस पर यस कर दिया, मेरा एसबीआई में पहले से अकाउंट है। सेकंड कॉलम में सीआईएफ नंबर, अकाउंट नंबर। आपका जो एसबीआई में सेविंग अकाउंट नंबर है आप यहाँ पे वो डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूं, मैंने एक डमी अकाउंट नंबर डाल दिया। यहाँ आप अपना एसबीआई का सेविंग अकाउंट नंबर डाल दीजिए फर्स्ट कॉलम में। यहाँ तक हमारा फॉर्म हो गया। इसके बाद हमें नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे मैंने डाल दिया अमन कुमार, AMAN। लास्ट नेम में मैं डाल देता हूँ। इस तरह से हमें बॉक्सेस के अंदर ही भरना होता है ताकि फॉर्म साफ सुथरा सा दिखे। सैल्यूटेशन हमें करना है, मिस्टर, मिसेस वगैरह वो भरना है। हम इसमें मिस्टर भर देते हैं, ये मैंने भर दिया। अदर में जेंडर में हमें मेल फीमेल वगैरह भरना है, इसको मैंने टिक कर दिया मेल पे। उसके बाद हमें मैरिटल स्टेटस भरना है। अगर आप सिंगल है तो सिंगल भर दीजिए, मैरिड है तो मैरिड भर दीजिए। मैंने मैरिड भर दिया। अब हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी 01011987। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है।
ध्यान रखिएगा हमें फॉर्म का हर कॉलम भरना है ताकि हमारा डाटा प्रॉपरली एसबीआई के पास सही वाला डाटा पहुंचे। नेम ऑफ स्पाउस, अगर आपने यहाँ मैरिड किया है तो यहाँ आपको वाइफ का नाम लिखना है। रिलेशनशिप विद प्राइमरी एप्लीकेंट एप्लीकेबल फॉर को एप्लीकेंट गारंटर, अगर ये फॉर्म आप को एप्लीकेंट के लिए गारंटर के लिए भर रहे हैं तो आपको लिखना है कि आपका प्राइमरी एप्लीकेंट से रिलेशन क्या है। जैसे अगर आप अभी अपन जब सेकंड फॉर्म भरेंगे तब हमें ये भरना रहेगा, अभी ये नॉट एप्लीकेबल है तो आप एनए लिख सकते हैं इसमें, ये मैंने इसमें एनए लिख दिया। नेम ऑफ फादर, इसमें हमें फादर का नाम लिखना है, जो एप्लीकेंट है उसके फादर का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसा भी आप भरना चाहें बॉक्सेस के अंदर साफ साफ भर देंगे। इसके बाद हमें अपना आधार नंबर लिखना है, नेक्स्ट कॉलम है आधार नंबर का, इसमें हम अपना आधार नंबर लिखेंगे। तो मैं इसमें अपना आधार नंबर लिख देता हूं। ये मैंने इसमें अपना आधार नंबर लिख दिया। नेक्स्ट है पैन नंबर, नेक्स्ट कॉलम में आपको पैन नंबर लिखना है। ये मैंने इसमें अपना पैन नंबर लिख दिया। आपके पास पासपोर्ट है तो आप इसमें पासपोर्ट नंबर लिख दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिख देते हैं, मैं इसमें मेरे पास पासपोर्ट नहीं है अगर तो मैं डीएल नंबर लिख देता हूँ, DL 1234, जो आपका पास डीएल का नंबर हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। मैक्सिमम डिटेल्स हमें फिल करनी चाहिए हमेशा ताकि हमारा केवाईसी प्रॉपरली एसबीआई के पास पहुंचे। वोटर आईडी का नंबर, वोटर आईडी का नंबर डाल दीजिए इसमें, ये मैंने वोटर आईडी का नंबर डाल दिया। नेक्स्ट है मनरेगा जॉब कार्ड नंबर, इसको हम खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है रेजिडेंस स्टेटस, हमें रेजिडेंट स्टेटस डालना है कि रेजिडेंट है या एनआरआई है, तो मैं इंडियन रेजिडेंट हूं तो मैंने ये रेजिडेंट वाले कॉलम पे टिक कर दिया। नेक्स्ट है सिटीजनशिप, इसमें मैंने इंडियन डाल दिया, अगर आप एनआरआई हैं तो अपनी कंट्री का नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीजन, मैंने हिंदू डाल दिया है। कैटेगरी, हमें अपनी कैटेगरी भी डालनी है, इसमें मैंने जनरल डाल दी है। अब नेक्स्ट कॉलम बहुत ही ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट एड्रेस, और नेक्स्ट कॉलम है परमानेंट एड्रेस। तो हमें प्रेजेंट एड्रेस, अगर हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो हमें दोनों को भरना है, अदरवाइज हमें एक भर के और टिक कर देंगे। तो जैसे मेरा प्रेजेंट एड्रेस प्रेजेंटली जयपुर का है तो मैं ये जयपुर भर देता हूं। अब इसमें प्रॉपर जो आपके पास एड्रेस प्रूफ है उसके हिसाब से एड्रेस लिखिएगा। यहाँ पिन कोड डाल दिया मैंने, सिटी में जयपुर डाल दिया। यहाँ आप कब से रह रहे हैं, जैसे मैं 2 साल से रह रहा हूँ अगर जयपुर में। ओन्ड है, रेंटेड है, कंपनी लीज्ड है, मैं रेंटेड हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैंने जयपुर डाल दिया। स्टेट राजस्थान भर देता हूँ। जैसे मैं ये फॉर्म इस तरह से भर रहा हूँ कि मैं कहीं जॉब करता हूँ और मेरी पोस्टिंग अभी जयपुर में है और परमानेंट रेजिडेंस मेरा कोटा का है, तो दोनों में अलग अलग एड्रेस लिखूंगा। अगर हम सेम जगह पे ही रह रहे हैं तो हमें दोनों में सेम एड्रेस लिखना है। कंट्री में इंडिया डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालना है, इसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी जरूर हमें लिखनी चाहिए ताकि बैंक आपको प्रॉपरली कांटेक्ट कर सके। अब अपने पास नेक्स्ट कॉलम आ रहा है, इज द परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो हमें यहाँ टिक कर देना है और अगला कॉलम खाली छोड़ देना है, पर मैं यहाँ नो करके और पूरा एड्रेस लिखूंगा। मेरा परमानेंट एड्रेस मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट है प्रेजेंट एड्रेस से, तो मैं यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस डाल रहा हूँ। मैंने श्रीनाथपुरम कोटा पिन कोड डाल दिया, सिटी में कोटा डाल दिया है। नॉन मैंडेटरी कॉलम्स आप विलेज वगैरह खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ मैंने कोटा डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट में भी, स्टेट में मैं राजस्थान डाल देता हूँ। कंट्री में मैंने इंडिया डाल दिया है। मोबाइल नंबर आप दोबारा डाल दीजिए एक बार ताकि अपना कोई कॉलम खाली ना रहे। ईमेल आईडी डाल देता हूँ, अगर कोई और ईमेल आईडी भी है तो वो डाल सकते हैं, वरना ऊपर वाली ही रिपीट कर सकते हैं। ये मैंने अपना
प्रेजेंट एड्रेस डाल दिया है और मेरा परमानेंट एड्रेस में डाल दिया, क्योंकि मेरे दोनों एड्रेस अलग अलग थे। इज एप्लीकेंट को एप्लीकेंट गारंटर इज नियर रिलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टर इंक्लूडिंग चेयरमैन। क्या आप एसबीआई बैंक के किसी डायरेक्टर या चेयरमैन के रिलेटिव हैं, यस और नो? तो हमने नो पे टिक कर दिया कि कोई रिलेटिव नहीं है। अगर हैं तो हमें रिलेशनशिप लिखना है। ये नेक्स्ट कॉलम आप खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने नो भरा है तो हमें किसी का नाम नहीं लिखना है जिससे हम रिलेटिव हैं। अगर ये फॉर्म आप को एप्लीकेंट या गारंटर के लिए भर रहे हैं, फॉर्म ए, तो आपको उससे रिलेशनशिप दिखाना है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये फॉर्म ए था, ये फॉर्म ए हमने एप्लीकेंट के लिए भरा था। अगर हम इसमें को एप्लीकेंट भी ऐड करें, जैसे प्रॉपर्टी अगर वाइफ के नाम पर है तो हमने वाइफ के लिए एप्लीकेंट वाला फॉर्म भरा है, तो सेम फॉर्म ए हमें को एप्लीकेंट बनते हुए हस्बैंड के लिए भी भरना है, या फिर गारंटर अगर किसी को हम बना रहे हैं तो उसके लिए भी भरना है। और उसमें हमें यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाना है कि एप्लीकेंट से हमारा क्या रिलेशनशिप है। ये हमारा फॉर्म ए कंप्लीट हो रहा है। फॉर्म नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, फॉर्म बी। इसमें हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालनी है। तो मैंने दिखाया एप्लीकेंट, सबसे पहले एप्लीकेंट पे टिक किया। आफ्टर दैट हमें भरना है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है हमारी, अनलिस्टेड प्राइवेट है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, तो मैंने दिखा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख रहा हूं मैं गेल इंडिया में जॉब करता हूं, मान लीजिए गेल इंडिया में जॉब करता हूं। डिपार्टमेंट मैंने गेल लिख दिया। डेजिग्नेशन मैंने मैनेजर लिख दिया है। एम्प्लॉय नंबर, हमारा हर ऑफिस में हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय नंबर जरूर होता है, हमें वो एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर भरना है। मैंने ये भर दिया। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप फुल टाइम एम्प्लॉय हैं या परमानेंट पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं, तो मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ, मैंने वो भर दिया है। इस सर्विस अंडर डिफाइंड पेंशन स्कीम, मतलब आपको यस और नो करना है। अगर आप एनपीएस में हैं तो आपको नो करना है, अदरवाइज आपको यस करना है कि आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो हमें यस करना है। प्रेजेंट जॉब, आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं, मैंने 10 भर दिया है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका किसी और कंपनी में भी एक्सपीरियंस रहा है या आपने जॉब की है तो टोटल एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट होगा, अदरवाइज ये सेम होगा, मैंने ये भर दिया है। डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर आपको मालूम है तो आपको भरनी है, जैसे मैं भर देता हूँ 01/01/2049। आपको अगर मालूम है तो आप इसमें भर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से 60 साल की एज कैलकुलेट करते हुए इसमें फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग स्केल वाइज फॉर स्टाफ एम्प्लॉय। ये पार्ट नेक्स्ट जो कॉलम है वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए, इसे हमें खाली छोड़ देना। क्या लास्ट 2 ईयर्स में 3 मंथ से ज्यादा आपका ब्रेक इन सर्विस रहा है, मतलब आपने छुट्टी ली हो या इस तरह से 3 मंथ से ज्यादा की, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, तो मैंने इसमें नो कर दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल, अगर आपके कॉन्ट्रैक्टेबल जॉब है तो यस और नो आपको इसमें फिल करना है। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो इसमें फिल करना है, वो है। अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ये डॉक्यूमेंटेशन करा रहे हैं तो वो हमें इसमें डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज हमें इसको खाली छोड़ देना। आप एनए भी लिख सकते हैं कि ये हमारे लिए नॉट एप्लीकेबल है। ये सब आप खाली छोड़ दीजिए। अब फॉर्म बी जो है वो हमारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भरने के लिए है। तो फॉर्म बी का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसमें सैलरीड की डिटेल्स गई है। अगर आप सैलरीड नहीं है, बिजनेसमैन है, तो आपको ये बिजनेस वाली डिटेल्स भरनी है। तो मैं एक बार ये भी आपको भर के बता देता हूँ। अगर सैलरीड थे तो हमने ये भर दिया है, हमें ये खाली छोड़ना है। और अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको ये ऊपर वाला खाली छोड़ना है और ये वाली डिटेल्स फिल करनी है। उस केस में आपको ये बिजनेस वाला फिल करना है। यहाँ बिजनेस का नाम लिखना है, एबीसी एंटरप्राइजेस, जो भी आपकी फर्म का नाम है। लेंथ ऑफ बिजनेस ईयर्स, कितने साल से आप बिजनेस चला रहे हैं, 5 ईयर्स मैंने भर दिया। नेट प्रॉफिट अर्न इन लास्ट 3 ईयर्स का आपको नेट प्रॉफिट इसमें भरना है। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, लास्ट 3 साल की आपने रिटर्न कब कब फिल करी है वो लिखना है। और कौन कौन से फाइनेंशियल लास्ट 3 ईयर्स आपके, वो आपको इसमें लिखना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स लिखना है आपको। बिजनेस के जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपको इसमें भरना है। अगर आप सैलरीड हैं तो भी आपको ये कॉलम भरना है। अब मैं इसको खाली छोड़ दे रहा हूँ कि मैंने ये नहीं भरा है, मान लीजिए जैसे बिजनेस वालों को भरना है, सैलरी वालों को नहीं भरना, तो मैंने एनए कर दिया। सैलरी वालों को अपना बैंक की डिटेल्स भरनी है। जैसे मेरा एसबीआई की कोटा ब्रांच में अकाउंट है, अकाउंट मेरा
सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज में है, CGSP मैंने कर दिया है, SBI N00 150 मैंने ब्रांच IFSC कोड डाल दिया, अकाउंट नंबर में डाल देता हूँ। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट जैसे मैंने 2002 में अकाउंट खुलवाया था, अप्रोक्स डाल दीजिए, हमें एग्जैक्ट डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉलम है रीपेमेंट मोड। ये इसमें सिस्टम हमसे ये पूछ रहा है कि आप अपने ये जो लोन हम लेना चाह रहे हैं, लोन के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उसकी EMI हम किस तरह से पे करेंगे। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो कि हम सैलरी अकाउंट से, इससे हमें टिक कर देना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लिंक्ड टू सैलरी अकाउंट की, सैलरी अकाउंट से जो हमारा EMI है वो कटवाना चाहते हैं हम हर महीने, जो कि हमारा SBI में ही है। नेक्स्ट है ऑफिस एड्रेस। इसमें हमें अपना ऑफिस का एड्रेस डालना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपना बिजनेस का फर्म का नाम डालते हुए इस पर एड्रेस डालना है बिजनेस का। तो मैं अपना ऑफिस का एड्रेस इस पर डाल देता हूँ। जैसे मैंने गेल इंडिया दिखाया था, तो मैंने गेल इंडिया लिमिटेड जयपुर, इसमें सिटी में भी मैं जयपुर भर देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने जयपुर भर दिया है, स्टेट में मैंने राजस्थान फिल कर दिया है, कंट्री में मैंने इंडिया लिख दिया है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, अगर ऑफिस का आपके पास लैंडलाइन नंबर है या ऑफिस की ईमेल आईडी है तो वो हमें इसमें फिल करनी है, अदरवाइज हमें इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ये जो फर्स्ट पेज का फॉर्म है, इसके नीचे नीचे भी हमें साइन करना है। ये फॉर्म भी हमारा हो गया, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इसके भी नीचे नीचे पेज पर हमने सिग्नेचर कर दिए हैं। अब हम आगे फॉर्म C, इनकम डिटेल्स, इनकम एंड लोन डिटेल्स। अब हम इसमें अपनी डिटेल्स फिल करते हैं। हमें अपना बेसिक भरना है, DA, HRA, अदर्स। बेसिक मान लीजिए मेरा 70,000 भर दिया, DA 20,000, 10,000, अदर्स कुछ नहीं भरा, एरियल इंसेंटिव बोनस अदर्स कुछ नहीं। ये मेरी 1 लाख सैलरी हो गई। अगर इसमें मैं दिखा रहा हूं तो PF 20,000, 10,000 मैंने इनकम टैक्स दिखा दिया, अदर कुछ नहीं। ग्रॉस मेरी 1 लाख हो गई और नेट मंथली मेरी हो गई 70,000। नॉन सैलरीड, ये तो सैलरी वाले केस में हमने बेसिक डिटेल्स डाल दी हैं। अगर नॉन सैलरीड है तो हमें नेट एनुअल इनकम भरनी है, डेप्रिसिएशन टोटल हमें फिल करना है। यहाँ पर बिजनेसमैन के केस में हमें ये डिटेल्स फिल करनी है फॉर बिजनेसमैन, अदरवाइज हमें ये आगे का कॉलम ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट कॉलम में हमें अपने इसमें अपने एग्जिस्टिंग लोन्स की डिटेल फिल करनी है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो लोन का अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ मेरा लोन चल रहा है, मान लीजिए मेरा लोन HDFC से चल रहा है, मैंने डाल दिया। प्रोडक्ट मेरा कार लोन चल रहा है, सैंक्शन 5 लाख था, डेट ऑफ डिस्बर्समेंट 1/1/2020 है, EMI 15,000 है, आउटस्टैंडिंग अभी 3,50,000 है। इस तरह से हमें अपने एग्जिस्टिंग लोन्स की डिटेल इसमें फिल करनी है। अगर आपका और भी कोई लोन है तो वो सेकंड और थर्ड कॉलम में हम फिल कर सकते हैं। अब लोन पर्पस, अगर आप न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले में टिक करिए। अगर कोई हाउस परचेज कर रहे हैं तो सेकंड वाले में कर सकते हैं। ओल्ड हाउस परचेज कर रहे हैं तो इसमें टिक करना है। अगर आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो ये 4th कॉलम हमारे लिए है। फ्लैट परचेज के केस में ये 5th कॉलम है। रीसेल में फ्लैट ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम हमें टिक करना है। रिपेयर रिनोवेशन, होम एक्सटेंशन, BT फ्रॉम अदर बैंक, अगर अदर बैंक से टेक ओवर करा रहे हैं तो उसके लिए ये वाला टिक करना है। अब जैसे मैं परचेज ऑफ न्यू हाउस कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। बेसिक होम लोन, NRI होम लोन, मैक्स गेन होम लोन, ये होम लोन के टाइप्स होते हैं अलग अलग। प्रिविलेज होम लोन, शौर्य होम लोन, जैसे बेसिक होम लोन एक नॉर्मल होम लोन होता है। NRI होम लोन NRI लोगों को मिलता है। मैक्स गेन OD लिमिट की तरह आपको जो होम लोन लेना होता है उसे मैक्स गेन प्रोडक्ट बोला जाता है। प्रिविलेज होम लोन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिलता है जिनकी पेंशनेबल सर्विस होती है। शौर्य होम लोन आर्मी वालों को मिलता है, डिफेंस सर्विसेज को। रियल्टी होम लोन प्लॉट परचेज वाले लोन को बोला जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैंने बेसिक होम लोन पे टिक कर दिया। टेन्योर इन मंथ्स, मैक्सिमम इसमें 30 इयर्स का होता है। SBI में होम लोन में किसी भी तरह की प्री पेमेंट पेनल्टी या प्री क्लोजर चार्जेस नहीं होते हैं।
तो हमें मैक्सिमम टेन्योर के लिए ही लोन लेना चाहिए। तो मैंने 30 ईयर्स इसमें भर दिया, 30 ईयर्स में 360 मंथ्स होते हैं वो भर दिया। इंटरेस्ट रेट हमें फिक्स लेनी है, फ्लोटिंग लेनी है, तो मुझे फ्लोटिंग लेनी है। मोरेटोरियम आपको चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो आप भर सकते हैं। मैंने 1 ईयर 6 मंथ का 18 मंथ्स का मैक्सिमम हम मोरेटोरियम ले सकते हैं, वो मैंने ले लिया है। वैदर इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट लगेगा बिल्कुल। अब हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट भरनी है 1 to 8। अमाउंट इन एग्रीमेंट टू सेल, मैं 50 lakhs का परचेज कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन कुछ नहीं है, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट नहीं है, स्टाम्प चार्ज नहीं बनना है हमें, जीएसटी नहीं बनना है, इंटीरियर नहीं करना है, अदर एमिनिटीज नहीं करना है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गई हमारी 50 lakhs। रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट्स, मैं उसमें से 40 लाख का लोन लेना चाहता हूं। डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल 1 अप्रैल 2022 मैंने इसमें भर दिया। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये सब मुझे नहीं भरना है। अमाउंट ऑफ मार्जिन मनी 10 lakhs हो जाएगा। 50 lakhs का मेरा प्रोजेक्ट है, 40 lakhs का मैं लोन ले रहा हूँ, रिमेनिंग जो 10 lakhs है वो मेरी मार्जिन मनी हो गई। सोर्स ऑफ मार्जिन मनी, आप ये मार्जिन मनी कहाँ से अरेंज करने वाले हैं? तो ओन सेविंग्स, मैं अपनी पुरानी जो सेविंग्स है उससे करना चाहता हूँ। अगर आप लोन टेक ओवर करा रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना है कि आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, एग्जिस्टिंग जो बैंक के साथ आपका लोन चल रहा है उसमें कितना लोन बाकी है आउटस्टैंडिंग। प्रीपेमेंट पेनल्टी अगर आपकी कुछ लगने वाली है उस बैंक में, आप प्रीपेमेंट करेंगे, लोन बंद करेंगे, टेक ओवर कराएंगे, तो आपकी अगर कोई पेनल्टी लगने वाली है तो आपको इसमें भरनी है। ये हमने कॉलम भर दिया। इसके बाद हमें नीचे नीचे सिग्नेचर कर देना है। ये हमारा फॉर्म सी इनकम एंड लोन डिटेल्स हो गया। ऊपर वाले में हमने इनकम डिटेल्स फिल किए, नीचे वाले में अपने लोन की डिटेल्स फिल की है प्रोजेक्ट की। अब हम आते हैं फॉर्म डी, प्रॉपर्टी डिटेल्स। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है तो आपको रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। प्रॉपर्टी टू बी हेल्ड इन द नेम ऑफ, प्रॉपर्टी अभी किसके नाम पर है वो आपको डालना है। जैसे मैंने इसमें हाउस परचेज दिखाया है तो प्रॉपर्टी अभी सूरज कुमार के नाम, मान लीजिए किसी भी डमी नेम लिख देता हूँ कि अभी किसके नाम पर है, तो उससे हम लोग परचेज कर रहे हैं, वो मैंने डाल दिया। प्रॉपर्टी टाइप इंडिपेंडेंट हाउस डाल दिया मैंने कि एक नॉर्मल बना हुआ घर है जिसे मैं परचेज कर रहा हूँ। स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी टू मूव है, या कोई यूज कर रहा है उसको ऑक्यूपाइड है, तो मैंने रेडी टू मूव कहा। स्टेटस ऑफ मॉर्गेज एट FI, क्रिएटेड नॉट क्रिएटेड, टेक ओवर के केस में आपको ये फिल करना है, अदरवाइज ये ब्लैंक छोड़ देना है। स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। स्टेटस ऑफ पोजीशन ऑफ ओरिजिनल टाइटल डीड्स विद बैंक विद एप्लीकेंट, ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो किसके पास है, बैंक के पास या एप्लीकेंट के पास? एप्लीकेंट के पास है इस वाले केस में। बिल्डर नेम हमें नहीं डालना है क्योंकि ये बिल्डर का नहीं है, मैं नॉर्मल होम परचेज के लिए ले रहा हूँ। प्रोजेक्ट नेम भी डालने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग नेम भी नहीं, विंग नेम। एड्रेस, हमें प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पर डालना है। जैसे मैं जैसे मैं ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ तो मैं इसका प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल देता हूँ। आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रोजेक्ट है, उसका आपको एड्रेस इसमें डाल देना। बिल्टअप एरिया कितना बना हुआ है, 1210.50 स्क्वायर फीट में डालना है। सुपर बिल्टअप एरिया डालना है हमें 1250। फ्लोर कितने हैं, 2 फ्लोर हैं, टोटल फ्लोर 2। एरिया, प्लॉट का एरिया, अगर हम रियल्टी लोन ले रहे हैं प्लॉट परचेज के लिए तो हमें उसका एरिया डालना है, अदरवाइज हाउस के लिए हमने ऊपर डाल दिया है। इम्प्रूवमेंट के लिए इन सब की हमें जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी हिल एरिया में है, नो, हमें इसमें नो डालना है। लोकेशन ऑफ प्लॉट, लोकेशन प्लॉट कहाँ पे है, म्यूनिसिपल एरिया में है, 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले में, तो हमें फर्स्ट वाले में टिक कर दिया। प्रॉपर्टी होल्डिंग लीज है या फ्री होल्ड है, तो लीज प्रॉपर्टी है। नॉन रेंटल इनकम कुछ नहीं बनना है, लीज पीरियड कुछ नहीं बनना है। नॉर्मली लीज 99 ईयर्स के लिए होती है, अदरवाइज आप इसको फ्री होल्ड भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मॉर्गेज, नो, अभी हमने कहीं मॉर्गेज नहीं कर रखी क्योंकि हम टेक ओवर नहीं है, फ्लैट हाउस परचेज के लिए ले रहे हैं। अब हमें यहाँ सेलर की डिटेल डालनी है। ओनर, सेलर का नाम, ये मैंने यहाँ सेलर का नाम डाल दिया।
क्या उसका एसबीआई में अकाउंट है, मैंने यस डाल दिया। उसका अकाउंट नंबर डाल दीजिए। सेलर का यहाँ हमें एसबीआई का अकाउंट नंबर देना है। सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। यहाँ मैंने सेलर का मोबाइल नंबर दे दिया। अदर बैंक में अकाउंट है तो वो डाल के आईएफएससी कोड डालना है, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। कोलेट्रल टाइप, आप जो प्राइमरी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी के लिए दे रहे हैं उसके अलावा अगर आपकी रजिस्ट्री होने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो आपको अलग से कोलेट्रल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी देनी होती है, पर इस केस में हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इमीडिएटली प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाएंगे। तो ये हमें ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ हमें नीचे नीचे साइन कर देना है। अब आ गया फॉर्म ई, इंश्योरेंस डिक्लेरेशन। इसमें हमें सबसे पहले ये करना है कि क्या हम एसबीआई लाइफ की ऋण रक्षा पॉलिसी लेना चाहते हैं। अगर यस है तो हमें टिक कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। इसमें सरल शील्ड पॉलिसी भी है, स्मार्ट शील्ड पॉलिसी भी है। इन सब से हमारा होम लोन का कवर होता है। अगर हमें लेना है तो हम उस पर टिक कर देंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ हमें अपना एप्लीकेंट को साइन कर देना है। अगर को एप्लीकेंट के लिए भी हमने फॉर्म ए फिल किया है तो यहाँ को एप्लीकेंट को भी फिल कर देना है। यहाँ प्लेस लिख देना है कोटा, और यहाँ हमें डेट डाल देनी है आज की। ये फॉर्म ई हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट फॉर्म एसेट लाइबिलिटी का बचता है जो हमें भरना होता है। इस एसेट लाइबिलिटी का फॉर्म भी हमें एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट और गारंटर तीनों के लिए अलग अलग भरना होता है। तो यहाँ सबसे पहले एसेट लाइबिलिटी के फॉर्म पे फोटो लगेगा। यहाँ नाम आएगा, किसके नाम से ले रहे हैं हम उसका नाम लिख दिया। फादर का नाम, यहाँ फादर्स नेम लिख दिया। यहाँ हमने अपना आधार नंबर लिखना है। रेजिडेंट ऑफ में हमें अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। लैंडलाइन नंबर ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पैन नंबर लिख दीजिए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। एज लिख दीजिए। रिटायरमेंट डेट लिख दीजिए। प्रोफेशन लिख दीजिए। आप सर्विस लिख सकते हैं इसमें कि हम सर्विस करते हैं, उस तरह से लिख सकते हैं। नेट मंथली इनकम, यहाँ आप अपनी एनएमआई लिख सकते हैं। नेट मंथली इनकम जो हमने अभी पीछे भरी थी 70,000 मैंने भर दी। अगर आपके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी है एसेट्स में तो आप उसकी डिटेल और एक लगभग वैल्यू, आपको लगभग अंदाजा होता है कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू यहाँ प्रॉपर्टी का एड्रेस डालते हुए, ओन्ड करते हुए कि हमारी ही है, अपने ही नाम पर है, और यहाँ उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिया। नॉर्मली गोल्ड 3-4 लाख का सभी के पास होता है, तो इसमें आप 3 लाख का गोल्ड दिखा सकते हैं। अदर्स में आप हाउस होल्ड गुड्स दिखा सकते हैं, जो घरेलू सामान हमारे पास घर में होता है, लगभग 3 से 4 लाख का, वो भी होता ही है। तो मैंने 3 लाख इसमें दिखा दिया। पीएफ हमारा जो ऑफिस में जमा होता है वो मैंने अप्रोक्स लिख दिया 10 लाख। तो मैंने अपनी 16 लाख वर्थ दिखा दी है इसमें। मैंने अपना एग्जिस्टिंग कार लोन दिखाया था 3.5 लाख, मैंने इसमें दिखा दिया। मेरी एसेट्स 16 लाख हो गई हैं और लाइबिलिटीज 3.5 लाख हो गई हैं। ये सब ब्लैंक कर देंगे। यहाँ हमें एप्लीकेंट को अपना साइन करना है। अगर आप ये नहीं भर पा रहे हैं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये बैंक ऑफिसर आपसे डिटेल पूछ के इसको फिल करवा देते हैं। पीछे का फॉर्म आपको खाली छोड़ना है, ये ऑफिस यूज के लिए। तो ये हमारा होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ। इस तरह से अगर आप साफ सुथरा फॉर्म भर के बैंक को देंगे तो आपकी डिटेल्स कंप्लीट फिल होंगी, आपकी डिटेल्स में कोई गलती होने की संभावना नहीं होगी और आपका लोन भी प्रॉपरली हो जाएगा। इस फॉर्म के साथ आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, 2 ईयर का फॉर्म 16, प्रॉपर्टी के पेपर और फोटो लगाकर बैंक में सबमिट करेंगे तो आपका लोन कुछ ही दिनों में सैंक्शन हो जाएगा।